अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन केवल, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां आएंगी जीवन में, बहुत सी दिक्कतें आएंगी, घबराना नहीं है, हमेशा अपने काम पर फोकस करना है। याद रखना कि कठिन राहों में भी आशा वो सफ़र बनाते हैं, मुश्किलों के वक्त में भी जो सदा मुस्कुराते हैं, और मंजिलें करती हैं प्रतीक्षा उस राही का, लगा के सीढ़ियाँ जो आसमां पर घर बनाते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ रोहित धीमान एंड वेलकम टू रोहित धीमान मैथ्स। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स चल रहा है और इसके हम चैप्टर 5 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 से पहले हमें इस चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, इसके बारे में जानना है, क्योंकि ना ही तो आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और ना ही अब तक ये सिलेबस में चल रहा था। ये 30% रिड्यूस सिलेबस में हटाया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। लेकिन इस साल जैसे कि घोषणा हो चुकी है कि पूरा सिलेबस आएगा 100% का, तो इस चैप्टर को भी हमें पढ़ना होगा क्लास 10th के लिए। तो क्या होता है समांतर श्रेणियाँ, आपको समझाता हूँ पहले समांतर श्रेणी के बारे में एक एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि भैया आप गिनती लिखो, जो आपने गिनती सीखी है, तो आप लिखेंगे 1, 1 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यानी इसी तरह आगे ये गिनती चलती रहेगी। लेकिन हम यहाँ जो मेन बात देखने की है उसको देखेंगे। मेन बात क्या है यहाँ पर कि हम देख रहे हैं 2 जो है ये कब आता है, जब हम इससे पिछली वाली संख्या 1 में 1 जोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये 3 कब आता है, जब हम इससे पिछले वाली संख्या 2 में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अगली संख्या अपने से पीछे वाली संख्या में 1 जोड़ने पर मिल रही है। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक अगली संख्या अपने से पीछे वाली संख्या में 1 जोड़ने पर मिल रही है। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कि आप यहां पर विषम संख्याएं लिखिए, विषम संख्याएं, तो आप लिखेंगे विषम संख्याओं को 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो अगर इनको हम ध्यान से देखें तो ये 3 कब मिल रहा है? जब 1 में 2 जुड़ रहा है। ये 5 कब मिल रहा है? जब 3 में 2 जुड़ रहा है। ये 7 कब मिल रहा है? जब 5 में 2 जुड़ रहा है। और ये 9 कब मिल रहा है? जब 7 में 2 जुड़ रहा है। और 11 कब मिल रहा है? जब 9 में 2 जुड़ रहा है। यानी प्रत्येक अगली संख्या तब मिल रही है जब उससे पिछले वाली संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सम संख्याओं का। सम संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं, सम संख्याएं। तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखें, ये 4 कब मिल रहा है? जब 2 में 2 जुड़ रहा है। ये 6 कब मिल रहा है? जब 4 में 2 जुड़ रहा है। ये 8 कब मिल रहा है? जब 6 में 2 जुड़ रहा है। यानी प्रत्येक अगली संख्या पिछले वाली संख्या में 2 जोड़कर मिल रही है। तो ऐसी जब संख्याएं रखी होती है, इस तरह से जब संख्याएं रखी होती हैं कि प्रत्येक अगली संख्या उससे पिछली संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़कर मिल रही हो,
तब इन संख्याओं को हम समांतर श्रेणी में रखी हुई संख्याएं कहते हैं। इंप्लाइज दैट संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। संख्याएं समांतर श्रेणी में है। और ये जो निश्चित संख्या जुड़ रही है ये सार्व अंतर कहलाती है तथा यह निश्चित संख्या जो प्रत्येक पिछली संख्या में जुड़ रही है, पिछली संख्या में जुड़ रही है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। और इस सार्वंतर को डी से निरूपित करते हैं तथा इसे डी फॉर डिफरेंस डी से निरूपित करते हैं। अब अगर बात करूं पहले वाले एग्जाम्पल में, तो यहां आप बता सकते हो डी कितना है। यहां एक एक जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही थी, दैट मीन्स यहां डी का वैल्यू 1 है। इसमें डी का वैल्यू 2 है और इसमें भी डी का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब बात आती है समांतर श्रेणी की परिभाषा की। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी ऐसे परिभाषा लिखेंगे जिस तरह से आपको यहां पर लिखी दिख रही है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और ये निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। बस अब इस सार्वंतर के गुणों पर भी ध्यान दे लीजिए। ये सार्वंतर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। अब बात करेंगे हम व्यापक रूप की। किसका व्यापक रूप? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समझिए इसको। देखो, माना किसी समांतर श्रेणी का या फिर शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए डॉट पी, ये भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में इस तरह से लिखूंगा, जितनी बार भी शॉर्ट में लिखूंगा सहस्त्र लिखूंगा। ठीक है, तो माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, स्मॉल ए मान लिया मैंने, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तब श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो इस तरह से होता है। ए, फिर अगला पद ए में सार्वंतर डी जोड़कर मिलता है, फिर इससे अगला पद ए में डी का दुगना जोड़कर मिलता है, फिर अगला पद ए में डी का 3 गुना जोड़कर मिलता है। अब ये दुगना तिगुना कैसे आता है बताऊं आपको। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें ये जुड़ेगा डी, तब दूसरा पद आएगा। अब दूसरे पद में एक और बार डी को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो तीसरा पद आएगा। तो यहाँ डी और डी कितने हो जाते हैं? 2D हो जाते हैं जुड़कर। तो इस तरह हमने यहाँ 2D लिखा, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे डी की संख्याओं को बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक डी बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ 2D हो गया, यहाँ 3D हो जाएगा, फिर 4D हो जाएगा। तो ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है, अब श्रेणियां 2 प्रकार की होंगी समांतर श्रेणियां। एक तो होगी परिमित यानी फाइनाइट, एक तो होगी फाइनाइट
एपी, यानी परिमित समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी? जिसमें पदों की संख्या परिमित होगी। जिस, देखिए समझिए, जिस श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होती है, परिमित होती है, क्या कहलाती है? परिमित श्रेणी कहलाती है। फाइनाइट समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी कहलाती है। जैसे उदाहरण लिख देता हूं, जैसे 2,4,6,8,10 और यहीं पर ये समाप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरह की श्रेणी होती है परिमित श्रेणी। ठीक है, अब इसके बाद है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी यानी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है? जिस श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है, जिस श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है, अपरिमित मतलब जिन्हें गिनाने जा सके, अपरिमित होती है, वह कहलाती है अपरिमित श्रेणी। अब उदाहरण लिखता हूं, जैसे जैसे मैंने यहां सभी प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण दे दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पहचान क्या होती है? 3 बिंदी लगी होती है इसके लास्ट में। जिसके लास्ट में 3 बिंदी लगी हुई होंगी वो समझ लीजिए कि अपरिमित श्रेणी होगी। ठीक है, तो ये आपसे एक एक नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब समझ गए आप, व्यापक रूप समझ गए, सार्वंतर समझ गए, प्रथम पद समझ गए और श्रेणी को पहचानना समझ गए। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाते हैं। हमारे पास है प्रश्नावली 5.1 और इसका क्वेश्चन 1 है, पढ़ सकते हैं आप। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? यानी आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट से यहाँ एक लिस्ट बनानी है और फिर उस लिस्ट के बारे में ये पता करना है कि वो एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो लिस्ट बनाते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए डिटेल से सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सॉर्ट करते चले जाएंगे। तो देखिए, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, इसको हम A1 मान लेते हैं, A1, और ये कितना है? 15 रुपये है। फिर दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, इसको हम A2 मान लेते हैं, यानी लिस्ट का दूसरा पद। अब ये कैसे मिलेगा? देखो, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, वो फिक्स चार्ज है, इतना लगेगा ही लगेगा। बैठने का किराया 15 रुपये है, सब मान लीजिए। अब जितना आप आगे चलते चले जाएंगे 1 किलोमीटर का 8 रुपया जुड़ता चला जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर के लिए 15 + 8 कितने हो गए? 23 रुपये हो गए, रुपये 23 हो गए। ठीक है, फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, इसको A3 मान लीजिए, ये हो जाएगा 23, या पहले ऐसे समझाता हूं। देखो, प्रथम किलोमीटर का था 15 रुपये और 2 किलोमीटर आगे जा रहे हो आप, और 3 किलोमीटर गए ना। प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये है और 2 किलोमीटर और आगे जाना है, तो 2 × 8 लगेगा।
8 दूनी 16 और 15 कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे ना। ये हो गया ₹31। फिर इसी प्रकार चौथे किलोमीटर का किराया, चौथे किलोमीटर का किराया, इसको आप A4 मान लीजिए। ये हो जाएगा जो A3 आया है आपके पास, उसमें फिर से 8 रुपये जुड़ जाएगा। इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं हम, यानी 31 में फिर से 8 जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 39 रुपये हो जाएगा। अब ये तो लिस्ट बन गई, सूची बना लेते हैं। सूची सूची बन गई 15, 23, 31 और 39। अरे 3 कहाँ छूट गया भाई? 39। और ये चलता चला जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत दूर जा रहा हो जिसको अपनी मंजिल का भी ना पता हो हो सकता है ना ऐसा। तो अब देखो, अब हमने ये सूची तो बना ली, अब हमें तय करना है कि ये सूची एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए हम सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। अगर सार्व अंतर बराबर आ गया ना, सार्व अंतर मतलब इन दोनों के पदों के बीच अंतर, इन दोनों पदों के बीच अंतर, इन दोनों पदों के बीच अंतर, अगर वो समान आता चला गया ना तो हम कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? A2 में से A1 को घटाना होगा, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो कितना मिल गया? 8 मिल रहा है ना, 8। फिर हम A3 में से A2 को घटा लेते हैं, ठीक है, यानी 31 में से 23 को घटा लेते हैं। 31 में से 23 घटा दिया, यहां भी कितना मिला? 8 मिला। आप चाहे तो एक पद और निकाल के देख लो, A4 में से A3 को घटा लो। वैसे 2 ही निकाला करो बस, ठीक है, 2 अगर सेम आ जाए तो समझ लीजिए काम बन गया। अब ये हो जाएगा A4 कितना है अपने पास? 39। इसमें से 31 को घटाओ, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आपको लिखना है वेरीफाई करने के तौर पर, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू है A3 माइनस A2 के, और इक्वल्स टू है A4 माइनस A3 के। और जब ऐसा हो जाए ना तो ये एक AP है, तो इम्प्लाइज दैट यह है एक AP है। और ये अपना आंसर आ गया। आंसर के लिए हमेशा मैं बार बार हर क्लास में कहता हूं कि आंसर को बॉक्स में बंद किया करो जब आप एग्जाम में होते हो, और तब लिखा करो उस पर आंसर, जिससे वो हाईलाइट रहे, पता रहे कि आंसर इसका यह आ रहा है। समझे? अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है उसको पढ़ेंगे। आपके सामने आ गया है पार्ट सेकंड, आप इसको पढ़िए। मैं तब तक 1 सेकंड के लिए रुकता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। कहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो अभी तो हमें ये ही नहीं पता कि सिलेंडर में हवा है कितनी, तो हम मान लेते हैं कि उसमें हवा का जो आयतन है वो x है। माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन x है, ठीक है। अब प्रथम बार में पंप कितनी हवा बाहर निकाल देगा? प्रथम बार पंप द्वारा बाहर निकाली हवा का आयतन, हवा का आयतन। ध्यान से देखना, बराबर। देखो टोटल हवा कितनी थी?
एक्स थी ना, उसने कितना भाग बाहर निकाल दिया, कितना भाग बाहर निकाल दिया, एक्स का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो एक्स का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया उसने, यानी हवा का जो हवा थी वो कितनी निकल गई पहली बार में, वो x/4 हवा बाहर निकल गई, x/4 भाग बाहर निकल गया। तो अब शेष हवा कितनी बची होगी। और एक बात ध्यान देना, ये हमारा प्रथम बार में हुआ है, प्रथम बार में पंप ने हवा निकाली है, तो इसको हम टर्म A1 नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे बहुत काम आएगा, A1 A2 A3, इसको साथ साथ डालते जाइएगा। तो अब सिलेंडर में शेष हवा कितनी रह जाएगी। अब बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष हवा, देखो कुल हवा कितनी थी, x थी, उसमें से कितनी निकल गई, x/4 निकल गई। तो कितनी बच गई, 4 × 4 4x हो गया, 4x में से एक x घट गया, 3x/4 इतनी रह गई शेष हवा। अब दूसरी बार में, अब दूसरी बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा का आयतन, देखो ध्यान से देखना कितनी हवा निकलेगी अब की बार, जो शेष हवा बच रही है ना उसका 1/4 भाग निकल जाएगा। तो 3x/4 का 1/4 भाग निकल जाएगा। ठीक है, और इसको हम A2 नाम देंगे। और ये कैसे आएगा, 3x/4 में से 3x/4 गुणा 1/4 लिख देंगे हम यहाँ पर, 1/4 भाग बाहर निकल गया उसका। तो A2 = हो जाएगा 3x/16। ठीक है, अब कितनी हवा शेष रह गई होगी बेलन में, अब बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष हवा रह गई होगी। देखो कितनी बच रही थी, पहले पहले हमारे पास 3x/4 बच रही थी। ठीक है, तो 3x/4 में से कितनी बाहर निकल गई, 3x/16 बाहर निकल गई। तो 3x/16 बाहर निकल गई। यहाँ एलसीएम ले लिया 16 हमने, 4 चौक 16 होते हैं, इसलिए यहाँ 3 के साथ 4 की गुणा हो जाएगी, ये 12x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और 12 में से 3 घटे तो 9x/16 आ जाएगा। ठीक है, ये शेष हवा रह गई। अब जब तीसरी बार में पंप फिर से हवा निकालेगा, तो तीसरी बार में कितनी हवा निकालेगा, तीसरी बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा, तो ये हो जाएगी, देखो शेष हवा कितनी है, 9x/16 है, तो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा इसका, तो 9x/16 गुणा 1/4 हो जाएगा, और ये 9x/64 आ जाएगा। और ये क्या है, ये A3 है दोस्तों, ये क्या है, A3 है, तो यहाँ A3 लिखूंगा मैं, A3 = तो A3 का वैल्यू कितना हो गया, 9x/64 हो गया। अब बस 3 पद हमारे लिए बहुत हैं ये डिसाइड करने के लिए, तो पहले सूची लिख देता हूं, सूची, सूची हो जाएगी A1 A2 A3, इनके मानों को नहीं लिख रहा हूं, मान ऊपर लिखे हुए हैं वहीं से उठा लेंगे। अब दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, यानी A2 में से A1 को घटाओ। अब ढूंढो A2 का वैल्यू कितना आया था, A2 का वैल्यू आया था 3x/16, तो लिख देते हैं इसको नीचे, 3x/16। और A1 का वैल्यू कितना था, A1 का वैल्यू था दोस्तों x/4, तो x/4 लिख देता हूं, माइनस में x/4 आ गया। सोल्व करते हैं, 16 आ गया एलसीएम इसका, तो 3x - 4x हो गया ऊपर, 4 चौक 16 होते हैं ना, इसलिए 4 की गुणा ऊपर हो जाएगी यहाँ, तो
3x में से 4x घटे तो -x/16 बच गया। ये तो आया क्या, A2 माइनस A1। अब दोस्तों हम A3 माइनस A2 भी ज्ञात करेंगे। A3 का वैल्यू कितना आया है, 9x/64 है, और इसमें से माइनस करेंगे A2 को। A2 का वैल्यू कितना था, 3x/16 था। ठीक है, 64 को ले लिया मैंने एलसीएम, यहाँ 9x रहा। अब चूंकि 16 चौका 64 होते हैं, इसलिए 3 के साथ 4 की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ 12x आ जाएगा बराबर। इनको घटाऊं तो -9x/64 आ रहा है। और क्या ये दोनों मान बराबर है, नहीं है ना, तो चूंकि हम लिखेंगे A2 माइनस A1 नोट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इम्प्लाइज दैट यह AP नहीं है। ठीक है, अपना आंसर आया, इसलिए बॉक्स में बंद कर दो और लिख दो कि आंसर यही है। ठीक है, ये दूसरी स्थिति थी पहले क्वेश्चन की। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। ये है थर्ड पार्ट। इसका कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती चली जाती है। तो हम इसमें लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, और ये हमारा पहला टर्म आने वाला है, इसलिए इसको A1 मान लेंगे 150। ठीक है, फिर दूसरे मीटर खुदाई की लागत, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, तो इसको हम A2 मान लेंगे। और ये 150 में 50 जुड़कर मिलेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि 50 रुपये लागत बढ़ती है हर बार हर मीटर पर, तो ये 200 हो जाएगा। और तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तो इसको A3 मान लेंगे। ये कैसे आएगा, 150 में 50 मीटर हर बार बढ़ जाता है, तो अब की बार 2 मीटर आगे गए हैं तो 50-50 2 बार जुड़ जाएगा, यानी ये 250 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर दिया करो कि इस 200 को उठाकर यहाँ 150 के स्थान पे रख दो और इसमें फिर 50 जोड़ दो। ठीक है, कैसे भी, जैसे आपकी समझ आ रहा हो। तो अब हम सूची बनाते हैं। सूची क्या आई हमारे पास, सूची आई है 150, 200 और 250, और इसी तरह आती चली जाएगी। अभी रुके नहीं है, हम आगे भी जा रहे हैं। ठीक है, ये जो कुआं है वो खुदता जा ही रहा है आगे। लेकिन अब हम इस सूची को डिसाइड करेंगे कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए हम A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, यानी 200 माइनस 150 जो कि 50 आएगा। और फिर A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। इनको घटाकर हमें मिलेगा कितना, 50 मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों का डिफरेंस जो है वो 50 ही है, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है, इम्प्लाइज दैट यह एक AP है, AP है। ठीक है, आंसर आ चुका है, लिख दीजिए। अभी आगे कितने पार्ट्स हैं देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमने 3 पार्ट लगाए हैं, इसके चौथा पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का, उसको भी सॉल्व करना है हमें। अब तो चौथा पार्ट देखिए किस तरह है का है और क्या हमें पूछा गया है चौथे पार्ट में। ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया। कहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। पहले मैं आपको बता दूं चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए क्या सूत्र प्रयोग होता है। चक्रवृद्धि और आगे मिश्र धन, इसको हम एक नोट के तौर पर लिखेंगे।
तो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ए इक्वल्स टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या है, मतलब यहाँ पर जो P है वो है मूलधन, R है दर और N है समय। वैसे तो आपके ये सूत्र याद होगा, कक्षा 8 में जोरों शोरों से पढ़ाया जाता है ना, ठीक है, तो ये नोट हो गया। अब यहाँ पर हमें मिश्र धन के लिए यहाँ सूची बनानी है, जबकि मूलधन हमारे पास कितना है, 10,000 रुपये है। तो मूलधन यानी P का वैल्यू ये 10,000 है अपने पास, और दर यानी R का वैल्यू ये 8% है अपने पास, और समय 1 2 3 4 5 6 N का वैल्यू जो है यहाँ वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी ये एक अपरिमित श्रेणी बनेगी, क्योंकि इसमें हमें समय की बाउंडेशन नहीं दी है, बस पैसा डाल दिया और डालने वाला डालकर भूल गया, और फिर उस पर ब्याज लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। तो हमें तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष का मिश्रधन। 3 साल का मिश्रधन हमें कम से कम ज्ञात करना ही पड़ेगा, ये पता करने के लिए ये एक एपी है या नहीं है। तो A1 हो गया। यार ये डायलॉग बॉक्स बार बार आकर परेशान करता है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। A1 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर N लिखेंगे, ठीक है। और प्रथम वर्ष के लिए P तो 10,000 है, 1 प्लस R 8 ही रहेगा बटे 100। प्रथम वर्ष के लिए N का मान 1 होगा, समझ गए। और इसको हम 10,000 गुणा, ये 100 की गुणा यहाँ 1 में करवाइए, 100 एकम 100 और इसमें जोड़ दीजिए 8, तो ये 108 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट दीजिए और 100 की गुणा 108 में करवा दीजिए, तो 10,800 बनेगा पहले वर्ष का मिश्रधन। तो A1 आ गया है अपने पास 10,800। अब दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए P तो वही रहेगा 10,000 ही, ठीक है। R भी वही रहेगा 8%, लेकिन यहाँ जो हमारे पास समय है N का मान, तो N का मान यहाँ 2 हो जाएगा। अब हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, A2 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इसकी पावर N। दैट मीन्स फिर 10,000 लिखेंगे इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 और इसकी पावर 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से आगे देखिएगा, ये 10,000 एज इट इज आया, यहाँ 100 एकम 100 और 8 108, इसको हम 108 गुणा 108 2 बार लिख देंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और नीचे 100 गुणा 100 भी 2 बार लिख देंगे। अब ये 00 से 40 से इसकी 40 कट गई, और 108 और 108 बचा है हमारे पास, जिसकी गुणा कराकर आएगा गुणा कराकर आ जाएगा 11,664, ठीक है। तो ये हम, अच्छा यहाँ ना एक थोड़ा और परिवर्तन करते हैं, ये जो हमारे पास पहली राशि है इसी को हम A1 मानते हैं, ठीक है, इसी को हम A1 मानते हैं। तो लिखेंगे, लिस्ट लिख देंगे। अब चलो आप सब कुछ छोड़ो, यहाँ लिस्ट लिखिए, सूची। सूची में हो गया, पहले कितना था, 10,000 रुपये था, फिर 10,800 हो गया रुपये, 10,800 हो गया, और फिर कितना हो गया रुपये, 11,664 हो गया, और इसी तरह से आगे भी चलेगा। इसको आप A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो। अब आप यहाँ लिखो A2 माइनस A1, यानी 10,000
800, इसमें से घटा दो 10,000, 10,000 घटाकर मिलेगा हमें 800। ठीक है, इसके बाद यहां पर लो आप A3 माइनस A2 को। A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा यहाँ, तो इसके लिए आप 11,664 में से माइनस कर दो। इसको माइनस करोगे 10,800 को माइनस करोगे, कितना आएगा देखते हैं। 4 एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज आ गया, और 16 में से 8 गए, 8 आ गया, 864 आएगा। ठीक है, रुपये 864। और हम देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है डिफरेंस इनके, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इम्प्लाइज दैट यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। तो ठीक है, समझ गए आप। देखा आपने किस तरह से AP की पहचान करते हैं और किस तरह से हम उनको लिस्ट बनाते हैं, लिस्टेड करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब बाकी की जो क्वेश्चन है इसमें 2, 3 एंड 4 हम उनको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको शो होना शुरू हो गई होगी। तो यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट क्लास पर जा सकते हैं। जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।